सुनो और सर रिकॉर्डिंग। एक्जेड प्लेन पे होके आगे बढ़ता रहेगा मुझे। हाँ हाँ, एक मिनट अब आते हैं, वो रिकॉर्डिंग ऑन करने में। सुनो सुनो सुनो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जे के परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मोशन पहली बात सर्कुलर तो होगा नहीं, लेकिन सर्कुलर भी होगा और वाई में भी जाएगा। वाई में एक्सेलरेशन है हाँ सर। और वाई में एक्सेलरेशन है, तो ये कुछ ऐसा होगा, एक्सजेड प्लेन में सर्कल होगा और पिच इंक्रीजिंग होगा क्योंकि वाई में एक्सेलरेशन है। हाँ सर समझा। सब लोग समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सजेड प्लेन में सर्कल बनाएगा। हाँ सर। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वाई में एक्सेलरेशन भी है, तो ऐसा होगा एक्सजेड प्लेन में सर्कल भी बनाएगा और वाई में आगे भी जाएगा। हाँ सर। तो इसको हम बोलेंगे इट विल फॉलो, यहीं से मुझे याद आया था कि मैंने हेलिक्स बताया कि नहीं, इट विल फॉलो अ हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच। हाँ सर। और पिच क्या होता है? पिच क्या होता है? थोड़ी सी ये मेरा मिस्टेक, मुझे पहले वही सुने। स्क्रू देखा है? स्क्रू, हाँ सर। तो स्क्रू ड्राइवर से जब स्क्रू को हम घुमाते हैं तो स्क्रू आगे जाता है। हाँ सर। तो एक सर्कुलर रोटेशन में जितना ट्रांसलेशन होता है उसको वन पिच कहते हैं। ओके सर। स्क्रू गेज भी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने हाँ एक्सपेरिमेंटल सर फिजिक्स पढ़ा में? था हाँ, उसमें वही भी। कहानी। तो सर्कुलर मोशन में घुमा भी और आगे भी गया, हेलिक्स के जैसा। तो एक सर्कुलर रोटेशन में जितना ट्रांसलेशन होता है उसको वन पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। आज उसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा प्रीवियस केस का, वो मैं यहाँ से शुरू कर दिया इसलिए वापस नहीं आता, ठीक है? तो सिंस वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो पिच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हाँ सर। एंड इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ इन एक्सजेड प्लेन। हाँ सर। यस सर। तो फाइनली ये चीज विजुअलाइज करना, देखो फिर से समझो, मैंने तो एग्जांपल दे दिया कि E इज E नॉट J, B इज B नॉट J, V इज V नॉट I। क्वेश्चन में ये सब वेक्टर अगर कुछ रैंडम सा दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, या लैंग्वेज में लिख दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन का पोर्शन है। विजुअलाइजेशन का पोर्शन अगर नहीं समझ में आया तो बस थंब रूल याद रख लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सर्कुलर मोशन का एक्सिस होगा। कब? जब E और B पैरेलल है तब, ठीक है? हाँ सर। फाइनली इस पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल विल move in helical path with increasing pitch। यही अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो पिच इंक्रीजिंग नहीं होता, विथ इंक्रीजिंग पिच, नंबर 1। नंबर 2, हेलिक्स का जो सर्कल होगा वो एक्सजेड प्लेन में लाई करेगा, तो सर्कल ऑफ हेलिक्स will lie in xz plane। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ये दोनों पॉइंट सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन से होगा, मैथमेटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है। अब जब ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया
तो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि किसी भी इंस्टेंट पर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। अपने मन से मान लिया ना? हाँ सर। अच्छा, इसमें जो y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन है, इस y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन में तो हमारा कोई रोल नहीं है। ये तो सॉरी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रोल है। यस सर। अच्छा, लेकिन जो x और z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये जो मेरा x और z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसमें मेरा मैग्नेटिक फील्ड का रोल है। क्लियर? हाँ सर। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट काम का बात, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है। मुझे Vx और Vz में कोई रिलेशन बता सकता है क्या सोच के? हाँ सर, अगर हम सर्कल मान ले कि अगर वो थीटा एंगल रोटेट किया तो सर वो ज्योमेट्री यूज करके हम, और v वेक्टर मतलब इनिशियल जो उसका मॉड है रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर वो फिक्स्ड है v नॉट। हाँ, यही बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोग अब सेकेंड विजुअलाइजेशन समझो। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं करता है। हाँ सर। पक्का? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? नहीं सर। नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं करता है। स्पीड इंक्रीज करने का काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है। यस सर। यस सर। तो और इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियली जो स्पीड थी हमारी वो कांस्ट मतलब x और z मिला के वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, y में इंक्रीज करेगा और y में इनिशियल 0 था। हाँ सर। हाँ सर। यहां से अगर मैं ये कहूं, सब लोग सुनेगा, यहां से अगर मैं ये कहूं, इस पार्ट को समझना जरूरी है कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा v नॉट स्क्वायर के इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम। यस सर। ये बात चमका? हाँ। अच्छा, इसका रीजन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स सर वी जेड होगा ना? हाँ वी जेड, माय मिस्टेक, जेड होगा, मैंने वाई लिख दिया, सॉरी। क्या है कि इसमें पढ़ाने में ना आधा दिमाग तो मेरा इसी में रहता है कि कब लाइन सीधा हो रहा है कब टेढ़ा हो रहा है। वी जेड होगा, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रीजन सबको क्लियर है? रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन नहीं करता है, ये भी कह सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज नहीं होता, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। हाँ सर। अब आओ, अब थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। सर्कुलर मोशन में जब भी वेलोसिटी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर था तो सर्कुलर मोशन का ओमेगा कांस्टेंट था। यस सर। यस सर। तो ये जो xz प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस सर्कुलर मोशन का ओमेगा क्या होगा ये तो मुझे मालूम है, हाँ सर। है ना? तो xz प्लेन का जो सर्कुलर मोशन है, एक बार इंडिविजुअली उसी को देखते हैं। केवल और केवल xz प्लेन के उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ देखनी पड़ती हैं। xz प्लेन के सर्कुलर मोशन को देखते हैं। तो जो xz प्लेन का सर्कुलर मोशन होगा उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसका जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है क्या होता था? bq/m होता था, हाँ सर। हाँ सर। है ना? bq/m होता था। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो थीटा होगा ये मेरा हो जाएगा bq/m इंटू t, ये थीटा हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये अगर थीटा हो गया तो अब हम vx और vz बता सकते हैं कितना होगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर।
तो Vx कितना होगा सर आपने थीटा एक्स एक्सिस से लिया ना? अभी? हाँ, अब देखो, चलो एक ये भी ड्रॉ कर देता हूं तो आसानी होगी। थोड़ा सा विजुलाइज करना। y कंपोनेंट मेरा विजुलाइजेशन में है, x और z को सिर्फ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? यस इस सर। इस एक्सिस पर मेरा z है, इस एक्सिस पर मेरा x है, y इसके परपेंडिकुलर है जिसमें वो मूव कर रहा है। तो स्टार्ट किया था उस समय वेलोसिटी v नॉट केवल x में थी। यस सर। सर z और x का उल्टा होगा ना, मतलब ये जो नहीं, z वाला है ये माइनस z है सर। एक मिनट रुकिए, ये सही है। मैं क्या कह रहा था, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी केवल x में, हाँ सर। और ये हाँ, v सर। नॉट का स्पीड xz प्लेन में चेंज नहीं होगा। तो अच्छा। जब ये थीटा एंगल रोटेट कर चुका है, ये कहीं मान लो सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है? तो यस सर। यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर v नॉट ही होगा। हाँ सर। और ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ x से थीटा बनाएगा। यस सर। यस सर। मतलब वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होगा वो v नॉट cos थीटा होगा, हाँ और सर। जो z कंपोनेंट होगा वो v नॉट sin थीटा होगा। यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। सर। तो ये जो vx होगा इसको मैं लिखूंगा v नॉट cos थीटा, और जो vz होगा इसको मैं लिखूंगा v नॉट sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। तो अब देखो ध्यान से, तो मुझे सारी वेलोसिटी मिल गई। ये जो vx vy vz सब था, अगर ध्यान से देखेंगे तो फाइनली थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको मैं लिखूंगा v नॉट, x में cos था ना, हाँ cos सर। थीटा मेरा हो गया bq/m इंटू टी आई कैप, y में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण केवल होगा, यस सर। यस सर। तो eq/m इंटू टी जे कैप प्लस प्लस ये हो जाएगा v नॉट साइन, तो v नॉट साइन थीटा की जगह फिर लिख दूंगा मैं bq/m इंटू टी। तो ये मुझे फाइनली वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब इसके काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, यस सर। यस सर। बट मैं फिर बोलूंगा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हर बार क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा हर बार आई जे के ऐसा ही मिले जरूरी नहीं है। तो आप इसको फॉर्मूला की तरह मत ट्रीट कीजिए। जैसे मैंने इसको एज अ क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी स्टेप में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो सिनेरियो होगा उसमें आई जे के अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? यस हाँ सर। सर। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है? अब मुझसे वेलोसिटी मिल गया, तो जैसा मैंने कहा अब इसके काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी मुझे पूछेगा तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज ओरिजिन से स्टार्ट किया, मुझे किसी टाइम टी में इसका पोजीशन बताना है, ठीक है? यस सर। तो अब अगर मुझे, तो मैं ले रहा हूं सिंपलेस्ट केस, ओरिजिन से स्टार्ट किया, कोई भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकता है, क्वेश्चन में कहीं भी दे सकता है ना? हाँ सर। तो पोजीशन आफ्टर टाइम टी, तो पोजीशन आफ्टर टाइम टी करेंगे तो जो मेरा आर वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर तो क्या होगा बताओ, चलो तुम्हें बताओ, एक्स कंपोनेंट खाली बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं लिख देता हूँ, चलो एक एक करके। पोजीशन का मुझे सिर्फ एक्स कंपोनेंट बताओ, इसी तरह मुझे पोजीशन का वाई तो आसान है बता दोगे, और पोजीशन का जेड कंपोनेंट।
बताओ, मतलब थोड़ा सोच के बताओ मैं क्या लिखूं। सर माइनस ऑफ एम वी नॉट बाय बी क्यू साइन बी क्यू बाय एम टी। सॉरी नहीं सुना, एक बार फिर बोल दीजिए, मैं वो ये करने में लगा हुआ था। हाँ बोलो। सर उसको इंटीग्रेट कर दिया dt के साथ। नहीं, इंटीग्रेट करने से नहीं होगा। एक बार सब लोग सुनेगा चुपचाप, फिर यहाँ पर दिमाग क्या लगाना है। x और z को अगर देखोगे, y को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो x और z सर्कुलर मोशन का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। हाँ सर। अच्छा, तो x और z अगर सर्कुलर मोशन का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो जो मैंने ऊपर किया था, एक बार पीछे जाते हैं। कैपिटल आर कॉस हाँ, थीटा कैपिटल साइन वेरी थीटा। गुड। तो ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर देखोगे, ये मेरा अगर रेडियस है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा होगा। रेडियस का कॉस साइन थीटा कॉम्पोनेंट आई कैप हो एक्स हो जाएगा, है ना। यस सर। और जेड हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, ये जेड हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, वाई वाला देखेंगे। ऐसा होगा? कोई डाउट किसी को? सर एक्चुअली सर गिवन डायग्राम के हिसाब से तो जो z कोऑर्डिनेट है वो r माइनस आर कॉस थीटा होगा ना। हाँ सर, वो रीजन जो है। हाँ सॉरी माय मिस्टेक मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट का। एक्स वाला तो ठीक है, हाँ सर x ठीक है। जो जेड वाला होगा वो आर माइनस आर कॉस थीटा होगा। माय मिस्टेक बिल्कुल सही, आर माइनस आर कॉस थीटा होगा। मैं वहां ओरिजिन से पकड़ लिया था। तो ये मेरा हो जाएगा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यस सर। ये हमारा जेड कंपोनेंट हो जाएगा, पक्का? हाँ सर। अच्छा, और यहीं पे लिख देता हूँ, रेडियस क्या होगा? mv वी by नॉट b। mv by v क्यू, हाँ सर। mv नॉट by b क्यू, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। यस सर। तो रेडियस मुझे मिला हुआ है, ध्यान से देखें तो अगर मुझे रेडियस मिला हुआ है तो मैं x कंपोनेंट को, जैसा आप लोगों ने कहा, क्या लिखूंगा? r, mv नॉट by bq r sin that थीटा। is mv नॉट by bq लिखूंगा, यस सर। हाँ सर। और साइन थीटा लिखूंगा, यस सर। तो साइन, और थीटा क्या लिखूंगा? तो bq by m into t। यस सर। तो ये x कॉम्प आई कैप, तो ये मुझे x कंपोनेंट का पोजीशन मिल गया। y में तो हाफ at स्क्वायर लगेगा। हाँ हाँ सर। सर। टी अंदर भी आना चाहिए। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ बोला संप्रीति? हाँ सर, 2 मिनट से। y कंपोनेंट में, y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो केवल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a कांस्टेंट है तो हाफ at स्क्वायर होगा। और z वाला मेरा हो जाएगा r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ सर। सर वो RX में BQT साइन के अंदर था ना। हाँ, साइन के अंदर ही है ये। अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है आपको, साइन के अंदर ही है, साइन के अंदर ही है ये। आप कह रहे हो ऐसा लिख दो तो ज्यादा सही है, ऐसा? सो मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ ठीक है। कॉस ये हो जाएगा बी क्यू बाई एम इंटू टी। तो देखो एक्स वाई जेड, मतलब किसी भी टाइम पर मैं पोजीशन बता सकता हूँ। हाँ सर। सो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता सकता हूँ। कोई दिक्कत? नो सर।
अब और क्या पूछ सकता है? तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया, ये एक हेलिकल पाथ फॉलो करेगा जिसका पिच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो पिच जो इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड, एक सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड तो कांस्टेंट है t, 2πm/bq होगा, हाँ सर। हाँ sir. है ना? बट इतने टाइम में हर एक रोटेशन के बाद अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि y में एक्सेलरेशन है, Yes, sir. तो इट्स पिच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब उसका वैल्यू क्या होगा आप निकाल ही सकते हो। हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। पक्का? नहीं सर, नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार इतना लिख लो, फिर नेक्स्ट केस में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी। तो एक बार अभी तक जितना बताया उसको लिख लो। अच्छा, इसके ऊपर कुछ नहीं था, ये खाली जगह है। यस। एक काम करो, सुनो बेटा, खाली जगह है ना, तो इसके ऊपर मैं वो भी पढ़ा ही देता हूँ, हेलिकल पाथ वाला। 2 मिनट का काम है, जगह भी है मेरे पास। ठीक है, ओके सर। तो कंटिन्यूएशन में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। सर जो सेकंड केस आपने बताया था अभी जस्ट, सर उसमें क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पिच ऐसा कुछ पूछते हैं क्या? हाँ पूछे, इंस्टेंटेनियस पिच नहीं होता, पिच एक कंप्लीट टर्म है बेटा। सर बट पिच कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसे? हाँ, तो पिच के इंक्रीज होने का रेट पूछ सकता है आपसे। अच्छा, ओके सर। है ना? मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो इसमें जो पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें एक केस देखा था कि व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b। अब उसी में सेकेंड केस व्हेन v इज नॉट परपेंडिकुलर टू b, यहाँ पे लिख देता हूं उसी पुराने में, उसके बाद ही कॉपी करना। बहुत आसान है, कुछ नहीं। व्हेन v इज नॉट perpendicular to B, ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। पहले मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस और डॉट बनाते थे, है ना? बट इस बोर्ड पर मैं क्रॉस और डॉट कुछ भी बनाऊंगा, उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर कुछ भी ड्रॉ कर लूं, परपेंडिकुलर ही दिखेगा ना। इसलिए B ऐसा बनाया और V ऐसा बनाया। B और V के बीच का एंगल थीटा है, तो होगा क्या, V का ये वाला कंपोनेंट V cos थीटा हो जाएगा, Yes, sir. और V का ये वाला कंपोनेंट V sin थीटा हो जाएगा। हो जाएगा, तो ये V sin थीटा का कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा और V cos थीटा वाला आगे ले जाने की कोशिश करेगा, है ना? इस V sin थीटा के कारण सर्कुलर पाथ होगा और V cos थीटा के कारण ट्रांसलेशन होगा, तो दोनों मिला के ये किसी ऐसे पाथ में जाएगा। हाँ सर। अच्छा, उसमें से ये जो लेंथ है इसी को हम लोग पिच ऑफ हेलिक्स कहते हैं। ये जो x है ये कहलाता है पिच ऑफ हेलिक्स। और तो खुद देखो, सब लोग जल्दी जल्दी मुझे बताना, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? mv/bq होता था। Yes, sir. तो mv/bq करेंगे तो अब v की जगह मेरा v sin थीटा आएगा। यस सर। तो ये हेलिक्स का रेडियस हो गया। बट एंगुलर स्पीड ओमेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, v sin थीटा बाई r। हाँ सर। सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड को सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी से मतलब है ना। Yes, sir. तो एंगुलर वेलोसिटी v sin थीटा अपॉन r वो वही रहेगा bq/m। यस सर। मतलब टाइम पीरियड वही रहेगा 2π/ω, है ना? बोलिए। हाँ सर। मतलब जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी थी वो वही रहेगी।
Yes, sir. 1 upon time period, that is BQ upon 2 pi m. तो आपको ये याद रखना है कि ये सब चेंज नहीं होता है, केवल और केवल रेडियस चेंज होता है, ठीक है। दूसरा, पिच का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से एक टाइम पीरियड में जितना आगे जाएगा वही डिस्टेंस पिच है। हाँ सर। तो v cos थीटा इनटू दिस टाइम पीरियड, ये हो गया पिच। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट केस पे आते हैं। देखना, जहां तक लगे छोटा करने से ज्यादा दिक्कत हो रही है बोल देना। यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ Yes, सर, sir. दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर उसके बाद बताना। तो हाँ सर, आगे। तो वो फर्स्ट वाला नहीं लिखा था। कहाँ तक करूं बताओ? फर्स्ट केस नहीं लिखा था, ऊपर करो थोड़ा सा। यहाँ तक और तो ऊपर ए वाला, हाँ। यहाँ तक, ठीक है। वो ग्राफ सबका- रहने दो बस। सबका हुआ तो बोलो, नहीं तो फिर ऐसा ना कि फिर बाद में। तो ग्राफ रहने दो बस। बोलना, जहां मैं ज्यादा ऊपर जाऊं तो बता देना। अच्छा, इतना ही तो बचा ही है, ज्यादा है कहाँ। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सॉरी, जरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था। हाँ, यहाँ तक लिख लिए हैं। हाँ अब देखिए, अब जो केस है ना वो थोड़ा सा मैथमेटिकली इससे भी डिफिकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दो। लिखने का काम बंद, अब ध्यान दो। इस केस में क्या था कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल था और वेलोसिटी परपेंडिकुलर था, यही कहानी हाँ थी ना। सर। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग एबीसी लिख रहे थे शायद ना, या 1 2 3 एबीसी लिख रहे थे जहां तक याद है मुझे। तो केस सी पकड़ लो इसको। थर्ड सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि if B is perpendicular to perpendicular to E, if V is perpendicular to electric field E and charged particle is released from rest, ठीक है? ठीक है, अब मैं रैंडम कुछ बोलूं उससे अच्छा है कि बी और ई का कोई एक वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है? तो इस केस के हिसाब से मान लेते हैं बी और ई परपेंडिकुलर है, तो एक को आई कैप में ले लेते हैं, दूसरे को जे कैप में ले लेते हैं, या ऐसा कुछ। तो बी को मान लो वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने ले लिया बी नॉट जे कैप, और ई को मैंने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, तो ई इज इक्वल टू
ई नॉट आई कैप। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब जरा सा लिखने का काम बंद, केवल दिमाग खोल के मुझे बताओ कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम रिलीज करेंगे, ठीक है, ये तो रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, नहीं है ना, नहीं सर। तो इनिशियली मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, हाँ सर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वेलोसिटी आएगा कुछ टाइम के बाद, यस तो सर। मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो थोड़ा सा 2 मिनट सोच के बताओ कि इसका मोशन क्वालिटेटिवली होगा कैसा। कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, खाली विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि कैसा होगा। एक ही प्लेन पे होगा। साइक्लॉइड। क्या साइक्लोइड? ये तो याद है तो साइक्लोइड, साइक्लोइड वर्ड मैं नहीं जानता भाई, साइक्लोइड छोड़ो। सर मैं भी साइक्लोइड, नहीं जानता, मैंने हाँ बस सुना है कि साइक्लॉइड होता है। हाँ सुना है, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं टेक्निकल टर्म में पूछ ही नहीं रहा कि साइक्लोइड या कुछ ऐसा। जैसे क्या होता है, सुनो फिर से कहता हूँ, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कल जैसा तो कुछ होना ही है ना। तो ये जो इसका मोशन किस प्लेन में होगा, खाली ये बता दो। XY। XZ। वेरी गुड, एक्स जेड प्लेन में होगा। हाँ सर एग्जैक्ट। XY में लगेगा ना। नहीं, एक्स जेड में होगा। थोड़ा सोचिए, यही विजुअलाइज करें। मोशन का कैसा होगा बाद में देखेंगे, किस प्लेन में होगा ये थोड़ा सा और सोचिए आप लोग। यस सर। और फिर मैं आपको एक थंब रूल बता दूंगा। एक्स जेड प्लेन में होगा, सब लोग क्लियर हो? हाँ हाँ सर। सर। थंब रूल, इसमें कभी भी कुछ मत सोचो, चाहे इसके ऊपर का केस ए हो, केस बी हो, केस सी हो, कुछ भी हो, सर्कल के जैसा तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही आएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। और मैग्नेटिक फोर्स बी के परपेंडिकुलर रहेगा, ये पक्का है। यस सर। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, मतलब मोशन जरूर एक्स जेड प्लेन में होगा। हाँ सर। कोई डाउट? बोल संप्रीति। नहीं सर, समझा सर। अच्छा, तो ये ऐसे भी थंब रूल बना दो, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड दिखे, आपका जो मोशन का प्लेन होगा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का, वो उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो वाई जेड प्लेन में होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स जेड प्लेन में होगा, जेड एक्सिस में है तो एक्स वाई प्लेन में होगा। ये फिक्स है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। क्लियर? हाँ सर। तो पहली चीज मुझे सिर्फ और सिर्फ इस मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन को देखकर लगा कि मोशन जो होगा वो एक्स जेड प्लेन में होगा। कैसा होगा वो बाद में, बट एक्स जेड प्लेन में होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये डिराइव किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब एक्स जेड प्लेन में होगा तो इसकी कुछ भी वेलोसिटी होगी, उसका वाई कंपोनेंट तो नहीं होगा, ये पक्का है। तो कुछ आई कैप होगा और कुछ के कैप होगा। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। नहीं। तो मैं मान लिया कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी ऐसा है, ठीक है। अब मैं इस लॉरेंज फोर्स को देखूं तो ये लॉरेंज फोर्स को मैं लिखूंगा ई नॉट इंटू क्यू इंटू आई कैप प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जरा ध्यान से देखना, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी जेड के कैप क्रॉस बी नॉट जे कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके बताओ क्या होगा। जैसे के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई। माइनस आई। माइनस, और आई यहां पर है, तो ये तो दिख गया ई नॉट क्यू माइनस बी नॉट क्यू, सॉरी माइनस बी नॉट
क्यू वी जेड, है हाँ ना? सर। ये हो गया मेरा आई कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है? ठीक है। के कैप। तो इसको मैं लिख दूंगा बी नॉट क्यू वी एक्स के कैप। यहां तक कोई दिक्कत इस फोर्स पे? नहीं सर। नहीं सर। इसको अलग करने को। तो इस फोर्स पे कोई दिक्कत नहीं। तो इस फोर्स पे अगर देखोगे, अब इस फोर्स का इक्वेशन देखकर, या एक बार और मैं इक्वेशन को ठीक कर देता हूं, एक बार और इस इक्वेशन को आपके समझने लायक कर देता हूं, शायद कुछ ऐसा मिलेगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स आपको मिल गया ई नॉट क्यू माइनस बी नॉट क्यू इंटू वी जेड डिवाइडेड बाई एम। ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स मिल गया। इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सप्रेशन। एक मिनट, नहीं, और एक्सेलरेशन अलोंग जेड मुझे मिल गया बी नॉट क्यू वी एक्स अपॉन एम। ऐसा कुछ मिल गया है ना? Yes. इस इक्वेशन को देखकर या थोड़ा और ठीक कर देता हूँ, रुक जाओ एक बार और, लास्ट शायद ये अच्छा रहेगा। इसको लिख सकते हैं डेल टू एक्स बाई डेल टी स्क्वायर, ऐसा। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू, अब थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ, ई क्यू बाई एम माइनस बी, ई क्यू नहीं, ई नॉट माइनस बी नॉट क्यू बाई एम। वेलोसिटी अलोंग जेड है, तो एक्चुअल में ये डी जेड बाई डी टी है, हाँ सर। हाँ सर। या वेलोसिटी अलोंग जेड भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। एक्सीलरेशन अलोंग जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू बी नॉट क्यू। तुम लोग कैलकुलस में कहाँ तक पढ़ चुके हो? डिफरेंशिएशन सर। अच्छा, डिफरेंशिएशन ही हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब नहीं पढ़े हो? सर नहीं तो सर। लास्ट टॉपिक नहीं हुआ। अभी तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। नहीं सर। अब यहाँ तक आप कॉपी करो पहले, और कॉपी करते हुए सोचो कि हम इन दोनों डिफरेंशियल, एक्चुअल में क्या ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक एक्स और जेड में और दूसरा जेड और एक्स में। देखो पहला वाला इक्वेशन क्या है, एक्स और जेड में है। अच्छा, मैं आदत देखो, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ। पहला वाला इक्वेशन एक्स और जेड में है, हाँ सर। और दूसरा वाला जेड और एक्स में है। हाँ सर। यस। हाँ सर। डिफरेंशिएशन में जिसको आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हो, ऐसा ही कुछ होता है ना, एक दूसरे में इम्प्लिसिट। हाँ सर। हाँ तो थोड़ा सा यहाँ तक कॉपी करो, और कॉपी करते करते सोचो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि थोड़ा ध्यान देना है बातों पे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इस सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में Vx का टर्म है। तो सोचो कि अगर ये Vx को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ पर Ax आएगा, और फिर ये वाला टर्म डायरेक्टली फिट इन हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, और ये फिट इन होने से होता क्या है, क्या कोई मुझे ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है जिसका रेडीमेड सॉल्यूशन मुझे मालूम है, या फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ? तो देखिए, अगर मैं वैसे देखूं, आ गया ड्रॉ, अगर मैं वैसे देखूं तो इसको मैं जरा सा एक बार और इसको जरा मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं। एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो खुद एक्सीलरेशन है, तो ऐसे लिख देते हैं, क्या बोलो, आई मीन ये एक्सीलरेशन अलोंग जेड है, तो ऐसा लिखते हैं 2d2 वेलोसिटी अलोंग जेड dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v नॉट q अपॉन m
और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स आएगा, हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. है ना। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स तो मुझे यहां से पता है, यहां से इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा बी नॉट क्यू बाई एम, और ये हो गया ई नॉट क्यू बाई एम माइनस बी नॉट क्यू बाई एम इंटू वेलोसिटी अलोंग जेड, और ये हो गया d2vz बाई dt स्क्वायर। सुनो सब अब ध्यान से, यहीं पे थोड़ा सा समझना है। अगर मैं इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन देख के कुछ याद आ रहा है? चलिए ये बताओ। SHM का इक्वेशन सर, हाँ SHM SHM इंटीग्रेट कर देंगे तो a स्क्वायर। अच्छा नहीं एक क्या बोल रहे हो, हाँ SHM आया, लेकिन इसमें देखो मैंने, अगर मैं, मुझे ये वाला जो टर्म है, ध्यान से देख, लिखना मत अभी, ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, ये तो एडिशनल टर्म है ना। हाँ सर। ये नहीं होता तो SHM कहना आसान था, हाँ सर। है ना। तो यहीं पे थोड़ा सोचना है। वापस ये से जो मैंने किया, उसके बदले अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो ये टर्म गायब हो जाता ना। हाँ सर। हाँ सर। तो हमारा इक्वेशन और अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, Vz पहले निकालने के बदले मैं Vx निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन में मेरा फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगा। देखो संप्रीति ने बोला था जेड को डिफरेंशिएट करने को, तो डिफरेंशिएट करके देखा तो इसमें हम एक स्टेप आगे आके फंसे, कोई बात नहीं, बट फंसने के बाद मुझे दिख गया कि इसके बदले अगर मैं इसको करता तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो मैं अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा del 2 वेलोसिटी अलोंग x अपॉन del t स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गया, ये हो गया माइनस बी नॉट क्यू बाई एम, और वेलोसिटी अलोंग जेड की जगह आ गया एक्सीलरेशन अलोंग जेड। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब अगर मैं इसको यहां से सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा इक्वेशन छोटा हो गया, और ये परफेक्ट इक्वेशन बन गया, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो SHM में होता था और जिसका सॉल्यूशन मुझे ऑलरेडी पता है, हाँ सर। साइनसॉइडल फंक्शन होता था। यस सर। Yes, sir. तो बी नॉट क्यू बाई एम और एक्सेलरेशन अलोंग जेड की जगह फिर यही आ गया, तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं क्या करना, वेलोसिटी अलोंग एक्स, यही हो गया। अच्छा, हाँ सर। तो ये SHM का इक्वेशन है। हाँ सर। हाँ सर। इसमें कौन SHM कर रहा है? वेलोसिटी वेलोसिटी। हाँ, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ SHM है। ध्यान से देखना, ये जो जाने अनजाने में बता रहा हूं, ये इस नाम से नहीं मिलेगा, बट इसी को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये इंजीनियरिंग में आगे जाके कहीं पढ़ोगे, बट तुम्हें नाम जानने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आपको, हर बार ये सब नहीं याद रखना पड़ेगा। सुनिएगा सब चुपचाप। अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो जो माइनस में होल स्क्वायर का टर्म है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड में जब सर्कुलर मोशन करता था उसका ओमेगा हुआ करता था, हाँ सर। है ना। यस सर। यस सर। और यहाँ जो वेलोसिटी SHM कर रहा है उसका भी ओमेगा यही है। यस सर। तो कितना स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है। बीच का मुझे कुछ भी नहीं याद रहेगा ना, अगर मान लो बीच के सारे डेरिवेशन में भूल गया, मुझे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रह गया कि ऐसे केसेस में वेलोसिटी एक SHM का परफॉर्म करता है, जिस SHM का ओमेगा वही होता है जो सर्कुलर मोशन का ओमेगा था। तो
अभी तक मैंने जितना स्टेप किया मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। एक बार देखो जरा सा क्वेश्चन में बी किधर था, बी का डायरेक्शन किधर लिया था मैंने, आई कैप जे कैप के J कैप का। किधर लिया था, जे कैप। जे लिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स लिया था। हाँ Yes. सर। हाँ, तो थंब रूल मैं लिखा दूंगा, सारे थंब रूल प्रॉपर्ली लिखा दूंगा, बट मैं बता देता हूँ बीच के सारे स्टेप भूल जाओ, अगर मतलब नहीं हो पाए एग्जाम में हो पाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो वही मैंने कहा छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बना दिया आपसे सिर्फ पूछ दिया, तो हम याद रखेंगे कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एकदम याद कर लो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उस डायरेक्शन का वेलोसिटी एसएचएम परफॉर्म करेगा, जिस एसएचएम का ओमेगा वही होगा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला ओमेगा का फॉर्मूला था। क्लियर? हाँ सर। सर जो हमने पहले वो डिफरेंशिएट किया था, हमने जब z को डिफरेंशिएट किया था और वो कांस्टेंट वो परेशान कर रहा था, तो हाँ। सर वो भी एक एक्चुअल में एसएचएम है क्या? नहीं, वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, अच्छा। और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मुझे नहीं याद है ना, मेरे चैप्टर में तो नहीं याद है, मैंने जितना चैप्टर पढ़ा है मुझे इसका सॉल्यूशन याद है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो यहां से लिखना मत, मैं पूरा टाइम दूंगा, बट समझो इसको आगे कैसे ले जाते हैं, और कॉन्सेप्ट उससे भी आगे बाकी है, अभी रुकना। यह है थोड़ा सा नहीं भी जनरल बैचेज में नहीं पढ़ाता हूँ, बट मुझे लगता है इसके छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे अभी बताया, ये ऑब्जेक्टिव एक लाइन का क्वेश्चन पूछ देगा बिना किसी मैथमेटिक्स किए हुए, तो फंस जाएंगे। तो पहली चीज हम लोग याद रख लेते हैं ऐसे केसेस में कि वेलोसिटी किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, will perform परफॉर्म मतलब विल ओबे, परफॉर्म क्या बोलूं, वेलोसिटी क्या परफॉर्म करेगा, will obey equation of SHM with omega is equal to B naught Q by M। ठीक है, याद रखने के लिए, जस्ट याद रखने के लिए, जो एंगुलर स्पीड होता था सर्कुलर मोशन का वही वाला ओमेगा है। सर एक बात पूछनी थी। बोलिए। सर वो उसको वैसे भी कर सकते थे ना, गणेश जैसे पहले बोल रहा था, ax को हम dvx by dt लिख सकते थे, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते तो vx और vz में रिलेशन मिल जाता है, फिर उसको तो उसको फिर सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा नहीं। देखो, अगर कोई दो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे अलजेब्रिक हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो, किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना है, यही कहानी होती है। हाँ, उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। ये वाला करने का फायदा ये है कि अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन मुझे याद है, एसएचएम में कर चुके हैं। इसके अलावा कोई मिलेगा तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। बात समझ आई? सर मैंने वो C माइनस वो वाला भी पहले कहीं देखा ही, क्या C माइनस d स्क्वायर vz by dt स्क्वायर का जो आया था वो सर कांस्टेंट माइनस वो। हाँ, वो देखा है, वो अरे कुछ नहीं, वो इक्वेशन भी है उसका सुनो चलो। उस जैसे एसएचएम के इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है ना, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, हाँ सर। वैसे ही इससे पहले वाला जो इक्वेशन आपने देखा ना, उसका जनरल सॉल्यूशन होता है a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t, दोनों में प्लस माइनस 5। तो उसको सॉल्व करने का के लिए फिर से करना पड़ेगा, ये वाला पढ़े हैं इसीलिए ऐसा अप्रोच किए। हाँ सर, आपने कुछ बताया था एसएचएम के एंड में कि डैम्प ऑसिलेशन होता है। हाँ एग्जैक्टली।
तो उसमें वो वाला फॉर्मूला रहे, वो भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन उसका हम लोगों को याद नहीं है, करने में टाइम जाएगा। ये वाला याद है, ऐसे करते हैं। और जिसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं वो यही है, मतलब अभी आधे घंटे के बाद एक्चुअल में पता चल जाएगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लॉरेंज इस इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर देता है साइक्लोआइड में, वो सीख रहे हैं अभी, वो सीखना पर्पस है अभी। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो ये जैसे ही किया तो इस इक्वेशन का रिजल्ट तो मुझे याद है, बोलिए। यस सर। तो इस इक्वेशन का अगर रिजल्ट याद है मुझे, तो मैं यहां से इसको x के लिए सॉल्व करूंगा, मतलब vx के लिए सॉल्व करूंगा। हाँ सर। तो मुझे vx सर हैंग हो गया। जो v होगा, vx होगा मोर प्रिसाइजली, वो vx SHM वाला इक्वेशन होगा, दैट इज Yes, sir. a sin ओमेगा t प्लस फाई के जैसा कुछ होगा, हाँ सर। है ना। तो a sin ओमेगा t प्लस फाई के जैसा अगर कुछ होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a मुझे नहीं मालूम तो अभी v नॉट मान लेते हैं, ठीक है। a मुझे नहीं मालूम तो मैं v नॉट लिखूंगा ना। हाँ सर। अच्छा, तो v नॉट इसको लिख देते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अपने मन से मान लिया। हाँ, मुझे ये पता है कि t इक्वल टू 0 पर vx 0 है। यस सर। यस सर। तो t इज इक्वल टू 0 पर vx 0 है, इसका मतलब फाइव 0 होगा, ये पक्का है। तो मुझे मिल गया vx इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें से ओमेगा यही टर्म है, ठीक है, यही टर्म ओमेगा है, समझ आ रहा है ना। हाँ सर। वो इतना बड़ा टर्म बार बार क्यों लिखो, इसके लिए v नॉट साइन ओमेगा टी होगा। अब अगर मेरा v नॉट मिल जाए तो मेरा काम चलेगा। हाँ सर। v नॉट के लिए कोई बताएगा, कोई कुछ सोच सकता है? सर जैसे SHM में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को A बोलते हैं, तो सर कुछ वैसा ही हाँ। कुछ होगा कि मतलब ऐसा कोई तो सिचुएशन जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट अटेन हो जाए। और कोई? v नॉट का वैल्यू मुझे ढूंढना है, सीधी बात है। सर पाई बाय 2 ओमेगा टी डाल देते हैं, तो तब जो वेलोसिटी होगी vx। तो वेलोसिटी कैसे पता कितनी होगी? सर पाई बाय 2 ओमेगा पे जो भी वेलोसिटी vx ठीक आएगा। है, नहीं पता चलेगा। अब एक इधर आ जाइए, एक काम करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर मुझे एक्सेलरेशन तो पता है ना बेटा। हाँ सर पता। t इक्वल टू 0 पर मुझे एक्सेलरेशन पता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, और एक्सेलरेशन अलोंग x लिखूं, तो ये मुझे मिलेगा v नॉट ओमेगा cos ओमेगा t, यस सर। और t इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इसके लॉन्ग होगा, है ना। देख ध्यान से। यस सर x के। तो एक्सेलरेशन अलोंग x eq by m है। यस सर। t इक्वल टू 0 पर ax e नॉट q by m होना चाहिए, मतलब e नॉट इंटू q by m की वैल्यू v नॉट इंटू ओमेगा होनी चाहिए। तो यहां से देखो मुझे v नॉट की वैल्यू मिल गई। हाँ सर। हाँ सर। तो v नॉट की वैल्यू मुझे मिल गई e नॉट q अपॉन m ओमेगा। थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या है, मुझे नहीं पता। तो इस v नॉट की जगह ओमेगा की जगह मैं इसको पुट कर देता हूं, v नॉट q बाई m, देखते हैं क्या आता है।
E नॉट बाई V नॉट। हाँ, कुछ मीनिंगफुल आता है तो ठीक है। तो E नॉट इंटू क्यू अपॉन M, और ओमेगा की जगह लिख दिया B नॉट इंटू क्यू अपॉन M। ऐसा आई बात समझ में? हाँ तो सर। V नॉट की वैल्यू हो गई E नॉट अपॉन B नॉट। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर। नहीं, तो मुझे V नॉट भी मिल गया। तो और वेलोसिटी का मेरे पास x और z कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट तो मिल गया फाइनली, मुझे सब कुछ मिल गया ना। V नॉट भी मिल गया, ओमेगा भी मिल गया, तो फाइनली मुझे मिल गया एक चीज, वो ये कि Vx इज इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मुझे फाइनली मिल गया, तो इसको रखते हैं, ये रिजल्ट मेरा फाइनल है। मोशन किधर हो रहा है? एग्जैक्ट वेलोसिटी एक्स जेड प्लेन में, तो वेलोसिटी एक्स और जेड है, तो जैसे एक्स मिल गया वैसे ही जेड मिल जाएगा, तो शायद मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब हो जाएगा, इसके मोशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो एक्स और जेड के वेलोसिटी में कुछ रिलेशन हम लोगों को मिला था, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 या 1, इसमें कुछ मिला था। हाँ सर, निकाल बोलो। सकते। हाँ सर, तो मिला था। जो 1 वाला इक्वेशन था उसमें क्या था, ऐसा रहा होगा, एक्सेलरेशन अलोंग जेड इज इक्वल टू क्या था, देख लो ऊपर, मैं ऊपर ले जाऊं तो याद तो रहता नहीं है ना ये सब एक्सप्रेशन। जो पहला एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था, इसमें एक्सेलरेशन अलोंग जेड इज b नॉट इंटू क्यू बाई m इंटू वेलोसिटी अलोंग x, यही है। हाँ Yes. सर। तो एक्सेलरेशन अलोंग जेड है मेरा, तुम लोग देखते रहना, वैल्यू मेरा ऊपर चलाता है, b नॉट इंटू क्यू बाई m इंटू वेलोसिटी अलोंग x, और वेलोसिटी अलोंग x का मुझे सब कुछ मिल गया है, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मुझे मिल गया एक्सेलरेशन अलोंग z इज इक्वल टू b, माइनस साइन नहीं था ना, देख लेना, b नॉट इंटू क्यू बाई m, vx की जगह मैंने लिख दिया e नॉट अपॉन b नॉट, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। अब एक्सेलरेशन को अगर हम dv बाई dz लेकर इंटीग्रेट कर दें तो वेलोसिटी अलोंग जेड मिलेगा। यस सर। तो देख लेना तुम लोग एक बार, ये हो गया E नॉट इंटू क्यू अपॉन m, और ये हो गया साइन ओमेगा टी। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे तो इंटीग्रल ऑफ, एक ही बार लिखता हूँ, dvz इज इक्वल टू E नॉट इंटू क्यू अपॉन m इंटीग्रल ऑफ साइन, बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सा पेन आ रहा है, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा कुछ होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t तक, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाँ सर। मतलब जेड में भी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ vz होगी। तो मुझे यहाँ से मिल गया vz इज इक्वल टू, अब थोड़ा जल्दी से लिख देता हूँ, ये हो गया E नॉट क्यू बाई m, और साइन की जगह ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, है ना, हाँ सर। साइन का कॉस होगा, और ये सब करोगे cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी मिलेगा। मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू फिर पुट कर दोगे तो vz आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, देख लेना जल्दी से, मैं लिख देता हूँ, E नॉट बाई बी नॉट इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ऐसा कुछ मिलेगा। हाँ सर। तो x और z दोनों में मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, मतलब अब हम इसके फर्दर इसके काइनेमेटिक्स के लिए सोच सकते हैं, जो भी करना हो।
कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। तो ये जो बॉक्स में एक्सप्रेशन लिखा है ये समझिए तो आपको याद करना है। याद कैसे करना है, कैसे आसानी होगी, इसमें जेड है, वो मैं नोट में अभी लिखाऊंगा। बट ये दोनों बॉक्स का एक्सप्रेशन आपको समझिए तो याद है। अब जरा सा कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं। यहाँ उससे ऊपर तक कर चुके थे क्या? हाँ सर, वो हो गया था सर। जो जेड में आया वो कौन सा, वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन का है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी वो वही समझाऊंगा कि ये दोनों एक्सप्रेशन देख के क्या कुछ समझ आता है। कहाँ तक से कॉपी करना बाकी है पहले ये बताओ। इक्वेशन ऑफ एसएचएन तक कर लिया था क्या? नहीं सर, बस नहीं यही सर। यही रखो सर। यहाँ से हाँ सर। या और ऊपर से केस सी से करना बाकी है नहीं पूरा? सर, वो नहीं सर, वो SHM वाला इक्वेशन जो था ना, बस वहां से है। अच्छा, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएन तक कॉपी कर चुके हैं, मतलब यहाँ से करना है। नहीं सर। कीजिए। यहाँ तक कॉपी कर लिए? हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी एसएचएम को फॉलो कर रहा है ये पता चल गया। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है ये भी पता चल गया। अब जैसे पिछली बार किया था, वेलोसिटी पता चल गया तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने के बाद हम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिए। ठीक वैसे ही इसमें भी लिख चुके हो आप लोग, मैं ऊपर कर रहा हूं। तो इसमें भी हम लोग पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब जब हम पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ बोला क्या किसी ने? हाँ सर, वो ग्रीन वाला नहीं लिखा था, वो नीचे दिख नहीं रहा था पूरा ग्रीन वाला, मतलब जो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला था ना वो। हाँ ये सर, ये दिख नहीं रहा था सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर, बस एक फटाक से मिनट। लिखो। अच्छा, जब तक स्टूडेंट लिख रहा है तब तक थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। सर्कल कैसे बनता है? एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव करते हैं तो सर्कल बनता है ना? हाँ सर। वैसे ही साइक्लॉइड कैसे बनता है? साइक्लॉइड पहली बार कहाँ सुना था? रोटेशन। तो रोटेशन में जहां साइक्लॉइड सुना था वहां पर याद करो कि साइक्लॉइड बनता था तो कैसा मोशन था? पहले ऊपर जाता था फिर नीचे, फिर एक व्हील के रिम को फॉलो करता है सब। हाँ, मतलब एक व्हील अगर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग, तो उसके व्हील के किसी एक पॉइंट पर डॉट लगा दो तो वो डॉट जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पाथ फॉलो करेगा वो साइक्लॉइड है। हाँ सर। तो जैसे जैसे सर्कल का डेफिनेशन आपके लिए है कि एक पॉइंट फिक्स कर लो, वहां से कांस्टेंट डिस्टेंस लेके घूमो तो जो भी बन गया ट्रेजेक्टरी उसको सर्कल कहते हैं। जितनी आपको पता है, बड़े हो गए अब आके तब पता चला ना कि उस सर्कल का इक्वेशन होता है x² + y² + r²। बट स्कूल में तो सर्कल का यही मतलब था कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर अगर हम मूव करते रहेंगे तो जो पाथ फॉलो करेंगे वही पाथ हमारा सर्कल है। ठीक है? ठीक वैसे ही लिख लिया। लिख लिया। ठीक वैसे ही साइक्लॉइड का इक्वेशन भी होता है, बट इक्वेशन हमें नहीं मालूम है, अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर मैं कोई इक्वेशन लिख दूं और कहूं साइक्लॉइड का इक्वेशन है तो आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, साइक्लॉइड का डेफिनेशन आप डाइजेस्ट कर लेंगे, क्योंकि रोटेशन में आपको बताया गया है कि अगर कोई व्हील रोल करता है
तो उसका सर्कमफेरेंस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो पाथ फॉलो करता है वही पाथ साइक्लॉइड है। साइक्लॉइड Yes, के इस डेफिनेशन को सब एग्री करता है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो ये वाला जो अभी हमने किया था Vx निकाला था, वहां से x को इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो मुझे क्या है, मुझे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से जल्दी जल्दी रिजल्ट याद है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ, तुम लोग देख लो। इंटीग्रेट करके वही आएगा E0/B0, वहां पर साइन ओमेगा था तो ओमेगा से डिवाइड हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यस सर। हाँ सर। हो जाएगा। Yes, इसी sir. तरह दूसरा y था या z था, मेरा z था शायद, Z. z था। तो z वाले में क्या हो जाएगा, उसमें cos का फंक्शन था, तो E0/B0 ओमेगा यही रहेगा, और cos का हमारा ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, क्योंकि Yes. वहां पर 1 भी है, देखोगे तो सर z के एक्सप्रेशन में 1 है, दिख रहा है ना बेटा, यस हाँ सर. यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये x मुझे मिल गया, x और z, ये मुझे x और z मिल गया। अब इस x और z को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और हम साइक्लॉइड के डेफिनेशन पे आते हैं। इसको यहाँ पे 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब रोलिंग मोशन पे आते हैं और साइक्लॉइड के डेफिनेशन पे आते हैं। भूल जाओ, अभी मैंने जो भी लिखा है उसको, उस पर ध्यान देना बंद कीजिए। अभी सिर्फ साइक्लॉइड के डेफिनेशन को देखिए। ओ भाई साहब, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। एक सर्कल दिख रहा है, ये तो एलिप्स है, सर्कल कहाँ गया? नहीं है, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल ड्रॉ करना स्टाइलस से मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला काम है। सर वो एलिप्स सर एक ऑप्शन है सर, वो है इसमें, देखा है क्या? सर वहाँ पे ऊपर सर्कल जैसा दिख रहा है। अरे वो दिख रहा है, बट वो एलिप्स है, दिख रहा है। या होगा कहीं ढूंढने पे मिल ही जाएगा, बट ठीक है, काम लायक सर्कल बन गया मेरा, ठीक है, काम लायक सर्कल मेरा बन गया, बाकी देखेंगे। तो कोई एक पॉइंट को डॉट कर देते हैं, तो मान लो इस पॉइंट को मैंने डॉट कर दिया, तो इस पॉइंट का जो मोशन होता था वही साइक्लॉइड होता था, ऐसा। हाँ हाँ सर। सर. तो और आपको याद होगा तो ये डिस्टेंस 8r होता था, यस सर। Yes, sir. है ना। अभी मैं मान लेता हूं कि एक प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, और प्योर रोलिंग में जो बॉडी रोल कर रहा है उसका रेडियस r है, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और ये थीटा है। ये मैंने अपने मन से मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या लिखूंगा? अच्छा, ये अभी भर के लिए मान लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, वर्टिकल वाला, और हॉरिजॉन्टल प्लेन का वाई एक्सिस उधर होगा, तो वाई से मुझे नहीं मतलब है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आप बता सकते हैं ना? हाँ सर. क्या होगा बताइए? इसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। z तो सबसे आसानी से बताया जा सकता है, r into 1 minus cos theta, यस सर। Yes, sir. that is r into 1 minus cos omega t। सही बोला मैंने? सर वो 8r ट्रैजेक्टरी का लेंथ होता था ना? हाँ सॉरी, 8r, हाँ 8r ट्रैजेक्टरी का लेंथ था। ये कितना होगा? तो 2 पाई r होगा, ये 2 पाई r होगा। हाँ 8r ट्रैजेक्टरी का लेंथ था, ये टोटल लेंथ हमारा होगा जो 2 पाई r है। थोड़ा नहीं, इसकी जरूरत थोड़ी देर बाद पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बता दो, लिखेंगे बाद में।
पहले मुझे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जरा सा बताओ। ओमेगा टी माइनस आर साइन थीटा। सर R into omega t minus sin। एक्स वाला बता रहे हैं। आर ओमेगा sir। टी माइनस आर साइन थीटा सब कुछ। बोलिए क्या बोला आपने? सर R क्या बोला एक्स? हाँ सर R into omega t minus R of sin omega t। R into sin। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में तो v इंटू टी चलेगा, तो v इज आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इंटू टी एक्स डायरेक्शन में चला, उसमें से हम ये r साइन थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ सर। उसमें से हम ये r साइन थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन थीटा मतलब r साइन ओमेगा टी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा कि r क्या कॉमन आएगा बताओ? ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। r दोनों में कॉमन आ जाएगा, यस ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। और x ऐसा हो जाएगा। अभी कॉपी मत करना, इसमें चेंजेस है, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अगर मैं चुपचाप आप ध्यान से सुनेगा, x और z को इंटरचेंज कर दो, मैं कह रहा हूं अब कि ये मेरा z है और ये मेरा x है, तो ये इक्वेशन और हम लोगों को जो इक्वेशन मिला है वो सेम दिख रहा है। हाँ सर सेम है। ये इक्वेशन और हम लोगों को जो इक्वेशन मिला है वो सेम दिख रहा है। अगर मैं कह दूं कि r इज, जो रेडियस r है, ये अगर मेरा ई नॉट अपॉन बी नॉट इंटू ओमेगा है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। सर वैल्यू शायद स्विच करने होंगे। सर z की वैल्यू ऊपर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। हाँ तो एक्स और जेड अलग अलग कर दिया ना। देखो बेटा, ये मैंने जेड बोल दिया, ये एक्स बोल दिया, तो अब ये जेड लिखूंगा। हाँ सही बोला, मतलब एक्स और जेड इंटरचेंज कर दिया। अगर एक्स और जेड अगर इंटरचेंज कर दिया तो अब ये मेरा जेड है और मेरा एक्स है, ऐसा ठीक है। यस सर। तो अब मान लेते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं याद रहा, ये पूरा डेरिवेशन मैंने जितना किया उसमें मुझे कुछ भी नहीं याद रहा, कुछ भी नहीं याद रहा, तो हम अब एक थंब रूल बनाएंगे। सब लोग सुनेगा चुपचाप। देखो ये पूरे डेरिवेशन में से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यही ब्यूटी है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, इसीलिए इस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहते हैं। एक एक स्टेप सुनो। स्टेप नंबर 1, अगर B और E परपेंडिकुलर है, ठीक है, सुन रहे हो? अगर B एंड E परपेंडिकुलर है तो B के परपेंडिकुलर प्लेन में हमारा चार्ज पार्टिकल साइक्लोइडल मोशन करेगा। परफेक्ट? यस सर। अच्छा, उस साइक्लोइडल मोशन का याद रख लो, रेडियस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मतलब E नॉट बाई बी नॉट इंटू ओमेगा ही होगा, ठीक है? हाँ सर। अब ये जैसे ही याद रह गया तो बीच का सारा डेरिवेशन हटा दो। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि कितने टाइम के बाद इस पोजीशन पर है या उस पोजीशन पे है, या एक्स एक्सिस को क्रॉस किया, वाई एक्सिस को किया, जेड एक्सिस को किया, कुछ भी पूछेगा। इस मोशन को, इस मतलब ये जो मोशन आपका दिख रहा है, इस मोशन को डील करना आपके लिए आसान है रादर देन वो बी क्यू वी ये सब लेके।
तो जो भी हमारा अभी 2 क्वेश्चन भी करेंगे इसी पे, दोनों हर केस पे एक क्वेश्चन है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल और उसके वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके मुझे ये रोलिंग का प्रॉब्लम में चेंज कर देना है। ये जो हम चेंज अगर कर पाए तो यही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद इसका मोशन डील करना आसान होता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कैसे डील करते हैं उसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो आपको याद रहेगा कि जो की पॉइंट आपको फाइनली याद रखना है। जो जोर से बोलिए सर, साइक्लॉइड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो वही हुआ जो मैंने बताया था कि कोई भी रोलिंग बॉडी का पेरिफेरी का पॉइंट जो मोशन करता है वही मोशन साइक्लॉइड है। और ये जो एक्स जेड दिख रहा है ना, ये साइक्लॉइड के पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पढ़े नहीं है इसलिए वो इक्वेशन देख के आपको समझ नहीं आया। क्लास 8-9 में को देखकर थोड़े समझ में आया था कि इक्वेशन है। तो साइक्लॉइड मोशन यही होता है कि किसी भी रोलिंग बॉडी का पेरिफेरी जो मोशन करता है वही मोशन साइक्लॉइडल मोशन है। ठीक है, हाँ सर। आया समझ में? कोई भी पार्टिकल अगर कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन में है जिसमें v = r ओमेगा मेंटेन्ड है, तो उस केस में उसके पेरिफेरी का जो मोशन होता है उसी मोशन को हम लोग साइक्लॉइडल मोशन कहते हैं। वो जो पाथ ट्रेस करता है उसी पाथ के लोकस को हम साइक्लॉइड कहते हैं। कोई डाउट? आवाज आ रही है? हाँ सर। सर, आपकी आवाज बहुत ही ब्रेक होके आ रही है। हाँ, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एनीवे तुम लोग यही लिख लो, मैं केवल वो लिखने वाला था। लिख लो प्रॉब्लम के थ्रू, फटाक से तो कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जल्दी से इसके 1-2 प्रॉब्लम में हर केस के कराने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मैंने रेडियस लिखा है ये याद रहना चाहिए। तो ये रेडियस अगर याद है तो बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ओरली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। कैसे? अभी देखते हैं। लिख लिए? अब एक क्वेश्चन लिखो। लिखिए, मतलब मैं देता हूँ। आगे कर दो पेज नीचे। हाँ सर। हाँ सर। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए जरा सा, बड़ा कर देता हूँ। सर, क्लियर नहीं है। पढ़ पा रहे हो? हाँ सर, अभी क्लियर हो गया। ठीक है। सर हाँ, 2me/qb। आंसर देखता हाँ हूँ। सर। आंसर देखता हूँ। एक सेकेंड। 2me/q हाँ बोलो। 2me/qb। क्यूब बी नहीं, क्यूब बी स्क्वायर। स्क्वायर आ रहा है सर। हाँ सर। हाँ सॉरी, b² सर। हाँ। क्यूब बी स्क्वायर। अच्छा, अब जरा सा तुम लोग ध्यान से देखो। मैं जस्ट खाली देखने के लिए, सब लोग देख रहे हो इधर? हाँ सर। हाँ सर। मैं क्या करता हूँ, ये मैंने जस्ट एक सॉल्व्ड एग्जांपल एससी वर्मा का दिया है। मैं जस्ट आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि एक बार उसको देखिए कि सॉल्यूशन कैसा है। कैसे दूसरा स्क्रीन शेयर करते हैं?
इसको स्टॉप करके इसको स्टॉप कर दिया। अब दूसरा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। कहाँ गया ये वाला। दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। अब जरा सा इस सॉल्यूशन को देखिए। इससे पहले वाले चैप्टर का साइज आपका कर देता हूँ ताकि दिखाई दे 75%। तो ये दिख रहा है सर का सॉल्यूशन कितना बड़ा है? हाँ सर, उनने सारी इक्वेशंस निकाले। हाँ, ऑलमोस्ट वही काम किया है जो हम लोगों ने किया था। यस सर। और वो सब करने के बाद फाइनली वो आंसर आया। मेरा पर्पस आपको ये सिखाना है कि अगर मैं इस क्वेश्चन का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको रोलिंग के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं तो मैं एक लाइन में आंसर बता पाऊंगा। देखिए कैसे। तो वो देख लिया आपने? हाँ सर। तो अब मैं जरा सा ये स्क्रीन शेयर करके सिखाता हूं कि इसको हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कर सकते हैं। चलो, पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? माइनस जेड एक्सिस। माइनस जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर माइनस जेड एक्सिस है तो एक तो पक्का है कि हमारा जो मोशन होगा वो किस प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन में होगा। तो देखो बीच में जो उतनी कहानी हम लोगों ने करी ना, वो कुछ उतना करने की जरूरत नहीं। अगर हमको प्रॉपरली ट्रांसफॉर्मेशन लगाने आता है तो हमारा काम चलेगा। तो भाई साहब ये सब मैंने दिए। शेप तो मोशन किधर किस प्लेन में होगा? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में होगा। अच्छा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? माइनस वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई में है। पीछे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं वो सिखाता है। तो पीछे वाले में देखो, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता था उसको हम लोग रोलिंग में एक हॉरिजॉन्टल लेते थे या वर्टिकल लेते थे? नहीं समझे, वापस समझाता हूं। जैसे जो एनालॉजी हमने डिराइव करी थी यहाँ पर, उसमें देखो हॉरिजॉन्टल में जेड लिया था, वर्टिकल में एक्स लिया था। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? एक्स में था। एक्स में था। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता था उसको वर्टिकल लाइन लेते थे। यस सर। अच्छा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई में है ना? हाँ सर। अरे इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव वाई में ले सकते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव वाई में ले सकते हैं। हाँ सर। तो ये जो हमारा ये वाला एक्सिस होगा ये वाई होगा। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये वाला एक्सिस वाई होगा, ये क्लियर हो गया। और ये वाला एक्सिस क्या होगा? एक्स होगा या जेड होगा? एक्स होगा, पक्का? हाँ सर। ये एक्स होगा। अब रोलिंग बॉडी बना लिया मैंने, एक रोलिंग बॉडी बना लिया। इस रोलिंग बॉडी का रेडियस क्या होगा? ई नॉट बाई ओमेगा। ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा होगा। यस सर। अच्छा,
ओमेगा क्या होगा? बी नॉट क्यू बाई एम। बी नॉट क्यू बाई एम। तो ये सब तो मैं ऐसे ही कह देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी अभी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं। क्वेश्चन पे लिखा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, नेगेटिव जेड एक्सिस में नहीं, नेगेटिव वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव जेड में मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई डायरेक्शन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मतलब मेरा जो साइक्लोइड है, ध्यान से सुनना सब, मेरा जो साइक्लोइड है उसका वेलोसिटी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा होना चाहिए। यस सर। तो ये टाइम पूछा है हमसे या पोजीशन पूछा है? Y डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो अलोंग द वाई डायरेक्शन इसका डिस्प्लेसमेंट उस समय पूछा है जब वेलोसिटी क्या है, किसके परपेंडिकुलर हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। हाँ सर। है ना? और भी कुछ पूछा है? नहीं सर, यही पूछा। और यही आंसर था क्या? हाँ सर। सर। हाँ, हाँ तो ये सर। वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया 2r की जगह E नॉट अपॉन B नॉट, और ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम लोग B नॉट Q अपॉन M। ठीक कर दोगे, शायद आ जाएगा आंसर। यस सर। मैं नहीं करूँ, छोड़ दूं ना? हाँ सर। हाँ सर। करना क्या है, 2E नॉट M अपॉन Q की जगह E और B नॉट स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब इसमें मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इसको रोलिंग में ट्रांसफॉर्म करने आ गया तो, यही अगर पूछता कि कितने टाइम के बाद होगा तो वो भी बता सकते थे। कितना टाइम होगा बोलो? टोटल टाइम पीरियड का आधा होगा। सुन रहे हो? हाँ सर। एक और क्वेश्चन कीजिए। ये वाला, दिख रहा है प्रॉपरली? हाँ सर। ये भी कुछ ऐसा ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। सर स्पीड हमें निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ z कोऑर्डिनेट ना क्वेश्चन में। फाइंड द, हाँ, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट। मुझे वेलोसिटी कुछ ऐसा आया, v स्क्वायर इक्वल टू 2zq e नॉट बाई m। ऐसे क्या? सर वो जो पहले हमने डिराइव किया था वेलोसिटी, तो वहां से v इज इक्वल टू होल रूट vx स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर वहां से निकाला। फिर ठीक है, वो समझ गया, मैं समझ गया। मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो, लिखना बंद करो, एक चीज सीखो। मैं बार बार कहता हूँ कि ये हर जगह जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही सब जगह सब लोग करते हैं। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, बट पता नहीं स्ट्राइक क्यों नहीं हो रहा है। देखो, हम लोगों को स्पीड ढूंढना है ना। क्या ढूंढना है? इनिशियली रेस्ट पर था ऐसा लिखा है। हाँ सर, रिलीज रिलीज है मतलब रेस्ट पर है। ओरिजिन
एक फंडामेंटल मैकेनिक्स देखो तुम कि मैग्नेटिक फोर्स का तो कोई वर्क डन नहीं होगा, हाँ सर। नहीं होगा ना, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का होगा, अच्छा और सर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यस सर। yes sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड के में है, हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना हो गया, Q इंटू ई नॉट फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय के का डिस्टेंस Z, ये वर्क डन हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, बात खत्म। यस सर, सो जाएंगे। है ना, यस yes सर। V is under root 2 E naught Q Z अपॉन M, ये इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन हुआ। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने जाऊं तो भी यही आंसर आएगा, मतलब क्यों नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ स्पीड दिख रहा है, बहुत ज्यादा कंपोनेंट से मतलब नहीं है, इनिशियली रेस्ट पर है, ये दो बात अगर मुझे दिख गया तो मैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लूंगा, सीधी बात। आया समझ में? yes sir. यस सर। वो वाला मेथड भी करके दिखाऊं, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये सिखाना पड़ता था, ये कर लो। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, अगली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। इन मेन टाइम केवल इसी पे बेस्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड कुछ एक असाइनमेंट भी दे दूंगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलिए। जो एक असाइनमेंट दिया था सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें सर कुछ डाउट है। असाइनमेंट नंबर 3 में डाउट है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो 4 भी दे दूंगा आज, फिर 3 और 4 डिस्कस कर लेंगे। 3 Okay. 4 नहीं, एक और 5 भी दूंगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये 3 मिला के फिर एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर लेकिन वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं हुआ ना? नहीं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर भी पढ़ाया ही नहीं है मैंने। हाँ सर। तो हाँ, तो वो भी पढ़ा दूंगा। फिर ये तीनों के असाइनमेंट कौन कौन सा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड उसका, दूसरा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये तीनों मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये तीनों असाइनमेंट के बाद एक बार डिस्कस कर लेंगे तीनों को। ओके सर। ठीक है, चलिए। सर और एक बार बोलो। सर, वो क्वेश्चन ऑफ द वीक का सॉल्यूशन अभी भेजता हूँ, एक बार खाली ग्रुप में ही भेजा था ना मैंने। सर। हाँ सर, ग्रुप में भेजा था। हाँ, एक बार दोबारा उसे ग्रुप में मार्क करके भेज दो ना, मैं अभी तुरंत भेज देता हूँ। सर हमारे में भी। तुम्हारे में ही भेजा था ना मैंने, दोनों ग्रुप में भेजा था ना शायद। हाँ सर। हाँ, मैं भेज देता हूँ, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। चलिए, बाय। थैंक यू सर। रिकॉर्ड हुआ है? हाँ हुआ है। थैंक यू सर। या थैंक यू वेलकम। सर। थैंक यू सर।